हेलो एवरीवन। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी सीजीएल और एमटीएस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंटों का पेपर भाई अभी तक सीजीएल का नहीं हुआ, जैसे कि कल बहुत सारे स्टूडेंटों का पेपर होगा, फिर परसों पेपर होगा, इस तरीके से मेरे भाई अभी भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सीजीएल का एग्ज़ाम बाकी है। और एमटीएस का एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि 30 तारीख से आपका एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और 20 तारीख के बाद में आपके एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई फटाफट से लाइव आ जाइए ताकि हम इस क्लास को शुरू कर सके। और भाई सीजीएल का जिनका पेपर नहीं हुआ वो बच्चे भाई इस वीडियो को घोड़ के पी जाना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जा रहे हैं भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या खालिस्तान मिलियन है। देखो मेरे भाई, आप बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो मेरे भाई देखो, जनसंख्या प्रतिशत में तो आपको पता ही होगा, सॉरी साक्षरता प्रतिशत में तो आपको पता ही होगा कि भाई भारत की जो लिटरेसी रेट है वो प्रतिशत में कितनी है। आप बोलोगे 74.04%, जिसमें मेरे भाई मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुषों की कितनी है 82.14%, जबकि मेरे भाई महिलाओं की कितनी है आप बोलोगे 65.46%। लेकिन भाई इस बार उसने प्रतिशत में नहीं पूछा, इस बार उसने पूछ लिया आपसे किस में, इस बार उसने पूछ लिया मिलियन में। यानी भाई टोटल पॉपुलेशन बता दो हमको तो कितनी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है। तो आप क्या बोलोगे सर 763.5 मिलियन जो लोग हैं भारत के वो पढ़े लिखे हैं। ठीक, कितने भाई 763.5 मिलियन लोग जो है भारत के पढ़े लिखे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है भाई। और ये भारत की साक्षरता दर है, ये पुरुषों की, और ये मेरे भाई किसकी है महिलाओं की। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल की है, ये आपको पता होगा। सबसे कम किसकी है बिहार की, ये भी आपको पता होगा। Who among the following has launched the US स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम। ठीक है भाई, तो बताइए सेतु प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया। अमित शाह ने, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम हैं, पीयूष गोयल जो कि हमारे ठीक है रेल मंत्री नहीं मेरे भाई कपड़ा मंत्री हैं। ठीक है भाई, क्या है मेरे भाई आपके कपड़ा मंत्री हैं, और मेरे भाई नितिन गडकरी जो कि मेरे भाई आपके सड़क परिवहन मंत्री। ठीक है, सड़क परिवहन मंत्री हैं। रेल मंत्री अरुण जेटली है। ठीक है, तो भाई तुमसे पूछा सेतु प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया, तो भाई सेतु प्रोग्राम को लॉन्च किया था किसने, पीयूष गोयल ने, जो कि भाई ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पीयूष गोयल आपको याद रखना है, यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम पीयूष गोयल ने लॉन्च किया था। अगला सवाल आपके सामने, अगस्त 2022 में केंद्र द्वारा शुरू की गई नमस्ते योजना का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सही है। ठीक है भाई, योजनाओं से हर शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है भाई। ठीक है, और वो चाहे तुम्हारा एमटीएस का हो जाए चाहे सीजीएल का हो जाए, योजनाएं तो आपका पीछा छोड़ेंगी नहीं, योजनाओं से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो बताइए भाई नमस्ते योजना का उद्देश्य सही है। भारत में स्वच्छ कार्य में शून्य मौतें, क्या ये उद्देश्य है क्या भाई। ठीक है, स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित किया जाता है और स्वच्छता उद्यम चलाने के लिए सशक्त किया जाता है। तो मेरे भाई नमस्ते योजना के बारे में बात हो रही है जो कि 2022 में शुरू हुई थी। दोनों ही बातें यहाँ पर सही है। पहली बात तो ये भी सही है कि भाई स्वच्छता का जो कार्य है उसमें एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, यानी कि मौत क्या है भाई शून्य मौत, मतलब एक भी आदमी की मौत होनी नहीं चाहिए स्वच्छता कार्यक्रम में। दूसरा उद्देश्य ये भी है कि भाई जो भी स्वच्छता कर्मचारी है उनको मेरे भाई सहायता समूह में एकत्रित करो, और मेरे भाई उनको स्वच्छता के लिए जो कार्यक्रम है वो चलाने के लिए क्या करो, उनको सशक्त बनाओ। सर ये बात भी हमारी सही है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही बातें हमारी सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है। तो अगले सवाल पर बढ़ने से पहले मेरे भाई आप में से बहुत सारे बच्चे एमटीएस सीजीएल आरपीएफ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भाई आपकी जीके जीएस कमजोर है। तो मैं आपको बता दूं भाई कि बिना जीके जीएस के ना एमटीएस की नौकरी लगने वाली है, ना सीजीएल की नौकरी लगने वाली, ना आरपीएफ की। तो भाई जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूं एमटीएस और सीजीएल एग्जाम के लिए। और मेरे भाई साथ में टॉपिक वाइज पीडीएफ भी मिलेगी, और ये सारे के सारे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन 2024 के लेवल के होंगे। ओनली 50 रुपए का ये पीडीएफ आपको दिया जाएगा। जिन बच्चों को भी ये पीडीएफ चाहिए
इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके ये पीडीएफ आप ले सकते हैं ओनली 50 रुपये में, जिसमें आपको टोटल 7 से 8 हज़ार तो क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में गारंटी भी है कि भाई एमटीएस और सीजीएल के पेपर में 40 से 45 नंबरों का मैटर आपको हूबहू देखने को मिलेगा। क्लियर भाई? एमटीएस में जी के 75 नंबर की आएगी तो 40-45 नंबर की गारंटी है, और सीजीएल में मेरे भाई 25 क्वेश्चन आते हैं आपके शायद जीके के, ठीक है, उसमें से मेरे भाई आपके, ठीक है, मतलब ज़्यादा भी नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चनों की गारंटी इस पीडीएफ से, ठीक है। तो जिन बच्चों को मेरे भाई ये चाहिए ले लेना भाई इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है? बताइए मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है? लिटमस या फिर मेरे भाई हल्दी? आप बात कर रहे हो सर किसके बारे में? नेचुरल के बारे में। सर नेचुरल तो दोनों ही है, लिटमस पत्र भी है और हल्दी भी है। इसका मतलब मेरे भाई एक तथा दोनों ही हमारे नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल सूचक है। तो जिन बच्चों ने भाई 2 आंसर कर दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत। सर अमल, ठीक है, अमल, अमल को ट्रिक याद रखना मेरे भाई। अनिल, अनिल आपको ट्रिक याद रखनी है। ऐसे हो गया मेरे भाई अमल, अमल क्या करेगा सर? नीले लिटमस को लाल करेगा। अमल क्या करेगा? नीले लिटमस को लाल करेगा। वहीं मेरे भाई बात होगी किसकी? क्षारक के बारे में। तो मेरे भाई क्षारक क्या करेगा सर? क्षारक करेगा लाल लिटमस को नीला करेगा। किसको मेरे भाई? ये लाल को नीला करेगा, ठीक है। तो मेरे भाई ट्रिक याद रखना है, अनिल, नी से नीला, ले से लाल, यानी नीले को लाल करेगा कौन? अमल, और लाल को नीला करेगा कौन? मेरे भाई क्षारक। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो 1 और 2 दोनों ही हमारे राइट आंसर हैं। अगला सवाल देखिए भाई, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? बताइए भाई इकोसिस्टम जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था? ट्यूरेसन के द्वारा, एजी टेंसले के द्वारा, लिंडमैन के द्वारा, या फिर मेरे भाई आपके ग्रीनेल के द्वारा? आंसर कीजिए मेरे भाई। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? आप बोलोगे भाई एजी टेंसले के द्वारा इकोसिस्टम शब्द को दिया गया था, ठीक है। बात करें मेरे भाई पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को क्या बोला जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को क्या बोला जाता है? आप बोलोगे सर इकोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? इकोलॉजी बोला जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, आपसे कभी कभार पूछा जाता है बताइए कोशिका का शब्द किसने दिया था? तो मेरे भाई कोशिका शब्द किसने दिया था? आप बोलोगे सर रॉबर्ट हुक ने दिया था कोशिका शब्द, जिसने भाई 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो इकोसिस्टम शब्द की बात हो रही है, एजी टेंसले ने दिया था, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी? नितिन मोहन थे, सालमी खोलगड़े थे, श्वेता पंडित थी, या फिर मेरे भाई तन्वी शाह थी? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला? आप बोलोगे सर ग्रैमी पुरस्कार की बात कर रहे हो, संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक है, संगीत के क्षेत्र का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पहली भारतीय महिला की बात हो रही है, महिला संगीतकार की, तो तन्वी शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें ग्रैमी पुरस्कार तो मेरे भाई पंडित रविशंकर ने सबसे ज्यादा बार जीता है। किसने मेरे भाई? पंडित रविशंकर ने सबसे ज्यादा बार ग्रैमी अवार्ड जीता है भारत में, ये आपको पता होना चाहिए। अब की बार आप सभी को पता है मेरे भाई RRR फिल्म का, ठीक है, RRR फिल्म का वो जो गाना था नाटू नाटू, ठीक है, नाटू नाटू, ठीक है, नाटू नाटू, उस गाने को मेरे भाई आपका ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता था। जब किसको दिया था? ये M किरवानी को। किसको मेरे भाई? M किरवानी को वो अवार्ड आपका दिया गया था, ये आपको पता, किरवानी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? तो ग्रैमी पुरस्कार मेरे भाई संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहली भारतीय महिला तन्वी शाह है। पंडित रविशंकर ने भारत में सबसे ज्यादा बार ये पुरस्कार को जीता है। और मेरे भाई जो आपके नाटू नाटू सॉन्ग है उसको मेरे भाई ये अवार्ड दिया गया है। M किरवानी उसके क्या थे मेरे भाई? कंपोजर थे। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? बताइए भाई भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? 1985, 1994, 1989, या फिर मेरे भाई 1995? तो भाई बात हो रही है चुनाव आयोग के बारे में। तो चुनाव आयोग मेरे भाई कब बहुसदस्यीय निकाय बना? आप बोलोगे सर 1989 में। कब मेरे भाई? 1989 में। कल भी मैंने आपको बताया था कि भाई चुनाव आयोग अनुच्छेद नंबर 324 में, अनुच्छेद नंबर 324 में चुनाव आयोग है। भाग नंबर 15 में आपका ये चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप क्या बोलोगे? इसकी स्थापना हुई थी भाई 1950 में, ठीक है। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है।
तो 1950 में स्थापना हुई, लेकिन बहुसदस्यीय निकाय कब बना था? आप बोलोगे सर ये तो 1989 में बहुसदस्यीय निकाय बना था, 1989 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली या फिर मेरे भाई आपके सत्रिया। आप बोलोगे सर भरतनाट्यम कहाँ का है? सर भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, कथकली कहाँ का? केरल का, और सत्रिया कहाँ का मेरे भाई? आप बोलोगे सर ये असम का। तो मेरे भाई दक्षिण भारत की बात हो रही है यार, ये तीनों के तीनों तो दक्षिण भारत में ही आते हैं भाई, ठीक है, तीनों के तीनों दक्षिण भारत में ही आते हैं, चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे कुचिपुड़ी हो, चाहे कथकली हो, ठीक है, चाहे वो ठीक है आंध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक केरल हो, ठीक है, ये सब दक्षिण भारत में आते हैं। लेकिन भाई जो असम है ये पूर्वी भारत में आता है, असम जो है मेरे भाई किस में आता है? पूर्वी भारत में आता है। इसका मतलब सर सत्रिया नृत्य नहीं होगा। सत्रिया के बारे में मैंने बताया कि भाई ये सबसे नया क्लासिकल डांस है, ठीक है, सबसे पुराना भरतनाट्यम है, लेकिन सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? सत्रिय नृत्य है। अगर मेरे भाई मैं बात करता हूं श्रीमंत शंकर देव के बारे में, श्रीमंत शंकर देव के बारे में बात करें तो ये मेरे भाई भरतनाट्यम सॉरी सत्रिय नृत्य से इनका संबंध है। इसके अलावा मेरे भाई सैरोदी सेकिया, ठीक है, सैरोदी सेकिया का संबंध भी मेरे भाई किससे है? सर इनका संबंध भी तो सत्रिय नृत्य से ही है, ठीक है। तो श्रीमंत शंकर देव की बात कर लो, चाहे सैरोदी सेकिया के बारे में बात कर लो, सत्रिय नृत्य इनका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो मेरे भाई दक्षिण भारत में नहीं हुई थी सत्रिय नृत्य की, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। मान्यखेत के कृष्ण तृतीया का संबंध किस राजवंश से था? ठीक है, मान्यखेत के कृष्ण तृतीया का संबंध किस राज्य से था? राष्ट्रकूट वंश से, पाल वंश, चेर वंश या फिर मेरे भाई आपके गुर्जर प्रतिहार वंश। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे भाई लाइक कर दो, लाइक की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है तो फटाफट से मेरे भाई लाइक की संख्या को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए भाई, ठीक है, लाइक की संख्या को इंक्रीज करो ताकि एक वीडियो और भी आगे तक जाए, ठीक है। तो मान्यखेत के कृष्ण तृतीया का संबंध की बात हो रही है, सर ये तो राष्ट्रकूट राजवंश से इनका संबंध है। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? आप बोलोगे भाई इसके संस्थापक तो सर दंती दुर्ग थे। कौन मेरे भाई? दंती दुर्ग इसके संस्थापक थे। और बात करते हैं भाई राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में, तो इन्होंने मेरे भाई एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया, ठीक है, एलोरा अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। देखो कृष्ण तृतीय की बात हुई, ठीक है, मान्यखेत के कृष्ण तृतीय की बात हुई तो इसका संबंध राष्ट्रकूट से हो गया। लेकिन मेरे भाई एक आपसे कृष्ण देवराय और पूछा जाता है, ठीक है, एक मेरे भाई आपसे कृष्ण देवराय के बारे में क्वेश्चन आता है। तो कृष्ण देवराय जो है ना मेरे भाई ये आपके तुलु राजवंश से संबंधित है। किससे मेरे भाई? तुलु राजवंश से इनका संबंध है। और ये कहाँ कहते हैं सर? ये आपके विजयनगर साम्राज्य से इनका संबंध है। किससे मेरे भाई? विजयनगर साम्राज्य से इनका संबंध है, ठीक है। तो देखो मान्यखेत के जो कृष्ण तृतीय है इनका संबंध राष्ट्रकूट वंश से है, और जो कृष्ण देवराय हैं इनका संबंध तुलु राजवंश से है। ये आपके विजयनगर साम्राज्य से संबंध रखते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? अगला सवाल आपके सामने मेरे भाई कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन को कितने ऋणायन घेरते हैं? ठीक है, सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है भाई, NaCl की बात हो रही है, ठीक है। तो भाई उसने बोला कि क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन को कितने ऋणायन घेरते हैं? तो मेरे भाई सोडियम आयन को टोटल 6 ऋणायन घेरते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सोडियम क्लोराइड NaCl इसका सूत्र होता है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? यानी कि मेरे भाई ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होते हैं उनके बीच में और शीतकालीन जो ओलंपिक होते हैं उनके बीच में कितने साल का गैप लगता है? तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे? सर 2 साल के बाद में जो है ये आपके होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे मेरे भाई ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, सर IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। और मेरे भाई जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है इनकी शुरुआत हुई थी मेरे भाई कब? सर शुरुआत तो इनकी 1896 में हो गई थी। कब मेरे भाई? 1896 में हो गई थी ग्रीस की राजधानी एथेंस में। कहाँ पर भाई? ग्रीस की राजधानी एथेंस में शुरुआत हो गई थी। तो मेरे भाई ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में होता है, ठीक है, ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में होता है, ये पता होना चाहिए। तो भाई ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक के आयोजनों के बीच में 2 साल का गैप होता है, ठीक है, 2 साल का गैप होता है। जैसे कि अब आपके 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो गए, ठीक है, अभी आपके 2024 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो गए। तो अब 2026 में किसका आयोजन होगा? शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन होगा। किसका? शीतकालीन ओलंपिक का, ठीक है। आ जाइए
2023 में केरल के राज्य वार्षिक पुरस्कार नीसा गांधी पुरस्कारम, ठीक है, का प्रथम प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो नीसा गांधी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? माधवी मुदगल, शोभना सी पिल्लई, मृणालिनी साराभाई, या फिर मेरे भाई आपके पंडित उदय शंकर। आंसर करो मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर देखो केरल की बात हो रही है सर ये तो, और आप सभी को पता है भाई उदय शंकर तो आधुनिक नृत्य का जन्मदाता है, ठीक है, ये तो मेरे भाई आधुनिक नृत्य का जन्मदाता इनको बोलते हैं, ठीक है। मृणालिनी सारा मेरे भाई कथकली से इनका संबंध है, ठीक है, कथकली से। माधवी मुदगल ओडिसी से, किससे मेरे भाई? ओडिसी नृत्य से इनका संबंध है। तो भाई केरल की बात हो रही है, इसका मतलब मृणालिनी सारा भाई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। कथकली केरल का ही आप सभी को पता है। तो भाई जिन बच्चों ने 3 आंसर दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत, ठीक है। कथकली मोहिनी अट्टम से इनका संबंध है भाई, ठीक है, कथकली मोहिनी अट्टम। कोई बच्चा बोले सर मोहिनी अट्टम से भी है? हाँ भाई मोहिनी अट्टम से भी है, ठीक है। आ जाइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं? बहुत आसान है सर ये तो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, या फिर मेरे भाई बिहार। शंकुधारी पेड़ों की बात हो रही है, और शंकुधारी पेड़ आप सभी को पता है मेरे भाई ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर तो ऑप्शन में है नहीं, तो सर उत्तराखंड में भी तो सर्दी पड़ती है, ठीक है, इसका मतलब उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? सर ये उत्तराखंड में है। मैं आपसे पूछूं बताइए गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है? सर ये भी उत्तराखंड में है। मैं आपसे बात करता हूं मेरे भाई फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ठीक है, किसके मेरे भाई? फूलों की घाटी नेशनल पार्क, सर ये भी उत्तराखंड में है। मैं आपसे बात करूं मेरे भाई जिम कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं किसके बारे में? जिम कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में, तो इनका संबंध भी मेरे भाई आपके उत्तराखंड से है। तो राजा जी की बात हो गई, चाहे गंगोत्री की, चाहे फूलों की घाटी की, चाहे जिम कार्बेट की, सारे के सारे उत्तराखंड से इनका संबंध रखते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने उत्तराखंड आंसर दिया उनका सही, बाकी सभी का हो गया गलत। निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? वाणिज्यिक बैंक, साहूकार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी और भूमि विकास बैंक। तो मेरे भाई ग्रामीण बैंकिंग सेवा की बात हो रही है भाई। देखो बैंकों का संबंध बैंकों से ही होगा, साहूकार कहाँ से आ गए बीच में, ठीक है। ये साहूकार तो मेरे भाई उस समय पर थे जब आपकी बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, ठीक है, साहूकार उस समय पर थे जब आपके बैंकिंग प्रणाली। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल यह है कि निम्नलिखित में से क्या अच्छा ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको देखते हैं। नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? ठीक है, नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? ठीक है, 100% गारंटी है कि ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। सीजीएल के पेपर हमने देखे, सीजीएल के पेपर में भाई हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा था किससे? राजवंश और राजवंश, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपको याद होना चाहिए, नागभट्ट प्रथम रेड्डी राजवंश का है, प्रतिहार का है, काकतीय है, या फिर मेरे भाई आपके वर्धन वंश का है। तो मेरे भाई आप सभी बात करोगे सर नागभट्ट प्रथम की बात हो रही है, ये तो आपके किस बैंक का, सॉरी किस राजवंश का है? सर ये तो प्रतिहार राजवंश का है, ठीक है। किसका मेरे भाई? प्रतिहार राजवंश है। आप सभी को मेरे भाई कमेंट में ये बताना है, आप सभी को कमेंट में ये बताना है कि काकतीय वंश का संस्थापक कौन है? काकतीय वंश का संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसका जवाब आपको कमेंट में देके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो काकतीय वंश का संस्थापक कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, पलासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में किस वर्ष लड़ी गई थी? भाई बहुत आसान है यार, पलासी का युद्ध, ठीक है। पलासी के युद्ध की बात हो रही है, सर ये तो 1757 में हुआ था, ठीक है। पलासी नाम की जगह मेरे भाई कहाँ पर है? सर ये पश्चिम बंगाल में है। यहीं पर मेरे भाई आपसे बक्सर का पूछा जाएगा, तो बक्सर का युद्ध मेरे भाई कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और 1764 में हुआ था, ठीक है। तो पलासी का युद्ध की बात हो रही है भाई, ये तो बहुत आसान था, 1757 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था? MS स्वामीनाथन को, राजीव नारायण को, उदय शंकर को, देवजानी चालिया को। तुमसे पूछा मेरे भाई 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसको मिला? ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई लगभग सीजीएल की हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, मतलब करंट अफेयर तो पूछी जा रही है, करंट अफेयर के अलावा मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए कि 2021 में पद्म विभूषण किसको मिला, 2020 में किसको मिला, फलाना ढिमकाना, इस तरीके क्वेश्चन भाई काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो 1971 में पद्म विभूषण, आप बोलोगे सर उदय शंकर इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है भाई। उदय शंकर के मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये ठीक है आधुनिक नृत्य का जन्मदाता इसको बोला जाता है। MS स्वामीनाथन को मेरे भाई भारत रत्न मिल गया सर इनको, तो
को, ठीक है। इनको भारत रत्न मिल गया कब मेरे भाई, सर इसी 2024 का भारत रत्न इनको दिया गया है, ठीक है। और हरित क्रांति से इनका संबंध था, ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। हरित क्रांति से इनका संबंध है, जो कि मेरे भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। अगला सवाल है, कौन सी नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो गुजरात राज्य से संबंध पूछा है भाई, होजागिरी का, गरबा का, डांडिया, भवई। तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे, सर गुजरात के लोक नृत्यों की बात हुई है, गरबा तो है, डांडिया भी है, भवई भी है, इसके अलावा मेरे भाई लाशा भी है, इसके अलावा मेरे भाई टिप्पणी भी है, लेकिन सर होजागिरी तो नहीं है। सर होजागिरी तो मेरे भाई कहाँ का है, सर होजागिरी तो आपके त्रिपुरा का है, ठीक है। होजागिरी हो गया, हाई हक हो गया, ठीक है, हाई हक हो गया। इसके अलावा मेरे भाई कैर पूजा हो गया, कौन सा, कैर पूजा हो गया। इसके अलावा मेरे भाई खर्ची पूजा हो गया, कौन सा, खर्ची पूजा। तो ये तो मेरे भाई आपके त्रिपुरा के हैं, ठीक है, ये तो त्रिपुरा के हैं। तो होजागिरी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। होजागिरी गुजरात का नहीं है, ये त्रिपुरा का है। और गरबा, डांडिया, भवई, लास्या, टिप्पणी ये आपके गुजरात की है। अगला सवाल आपके सामने भाई, निम्नलिखित में से किस देश ने 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी की थी। चीन, अर्जेंटीना, सेनेगल या फिर मेरे भाई आपके सिंगापुर, ठीक है। भाई आपसे पूछ ले किसके बारे में, कि सर 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी, आप बोलोगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, सिंगापुर, ठीक है। मुझे आप ये बताना भाई, सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किस किस देश के बीच में होता है, ठीक है। तो सिम्बेक्स आप बोलोगे भारत और श्रीलंका, ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच में, ठीक है। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच में होता है भाई, सिंगापुर के बीच में होता है। अगला सवाल आपके सामने है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था। भाई आप सभी को पता है, करो या मरो के नारे की बात हो रही है, महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर, ठीक है। किसके समय पर भाई, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 में। 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव आया था, ये आप सभी को पता ही होगा कि 1940 में क्या था, अगस्त प्रस्ताव आया था। क्लियर है। अगला सवाल आपके सामने है, मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य से को अलग करती है। जम्मू कश्मीर को, उत्तराखंड को, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेरे भाई आपके सिक्किम। बात हो रही है कि मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है। तो आप बोलो सर अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश के बारे में भाई पूछा जाता है कि इनके लोक नृत्य मेरे भाई लिख लीजिए, पोपिर, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई पोंग, इसके अलावा दामिंडो, ठीक है, दामिंडो। इसके अलावा मेरे भाई वांचो, इसके अलावा रीखमपाड़ा, ठीक है, रीखमपाड़ा, ठीक है। पोपिर, पोंग, दामिंडो, वांचो, रीखमपाड़ा। इसके अलावा मेरे भाई मयूर और सिंह नृत्य, कौन सा, मयूर और सिंह नृत्य। ये सारे के सारे मेरे भाई आपके अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं और ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। अगला सवाल आपके सामने है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी। नल्ला थम्बी, कलाई सेल्वी, विनोद अग्रवाल, संजय वर्मा या फिर मेरे भाई आपके प्रकाश चंद, ठीक है। तो भाई पहली महिला की बात हो रही है आपसे, तो ठीक है, आपसे मेरे भाई पहली महिला की बात हो रही है। और सर ये तो आदमियों के नाम है, ठीक है, ये तो आदमियों के नाम है। तो नल्ला थम्बी, कलाई सेल्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला सवाल आपके सामने है, द्रौपदी मुर्मू को भारत का खालिस्तान राष्ट्रपति चुना गया। तो द्रौपदी मुर्मू मेरे भाई भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, ठीक है, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, ठीक है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, आपको पता होना चाहिए। तो और मेरे भाई ये भारत के कौन से नंबर की है, आप बोलोगे सर ये तो भारत के 15वें नंबर की राष्ट्रपति है, ठीक है। और राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद रखें, ठीक है, राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद रख लेना मेरे भाई 52 से लेकर 62 तक, ठीक है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद रख लेना मेरे भाई 52 से लेकर 62 तक, ये आपको पता होना चाहिए। पेरिस इंडियन सोसाइटी खालिस्तान में स्थापित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था, ठीक है। पेरिस इंडियन सोसाइटी खालिस्तान में स्थापित एक राष्ट्रवादी संगठन था 1900 में, 1909 में, 1905 में या फिर 1907 में। तो पेरिस सोसाइटी की बात हो रही है 1905, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1905 भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब कुछ भी कर लेना 1905 को मत बोलना। 1905 से मेरे भाई आपका बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है, क्या हुआ मेरे भाई, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था।
ठीक है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, ठीक है। और अब मेरे भाई पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना भी 1905 में हुई थी। बंगाल विभाजन मेरे भाई लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था, किसके समय पर? कर्जन के समय पर हुआ था। और 1911 में इसको रद्द किया था हार्डिंग के समय पर। किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? तो ये मैंने आपको बताया भी है कि भाई चावल एक ऐसी फसल है, ठीक है, जिसको मेरे भाई उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की जरूरत होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। बासमती, बासमती के बारे में पूछता है भाई कभी कभार एग्जाम, कि बासमती किसकी फसल है, ठीक है, किसकी किस्म है? तो मेरे भाई चावल की किस्म का नाम है आपके बासमती। अगला सवाल है मेरे भाई 1660 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह चंद्रमा है? ठीक है। तो मेरे भाई आपसे तो सीधा सीधा आप ये पूछना चाह रहे हैं कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो सभी को पता है भाई, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था भाई। किसने? गैलीलियो ने किया था, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आप मुझे ये भी बताना भाई कमेंट में कि केपलर ने किसका नियम दिया था, ठीक है, केपलर ने किस चीज़ का नियम दिया था, ठीक है, ये आपको बताना है भाई, ठीक है, ये आपको कमेंट बता, ठीक है। आप अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन कमेंट के लिए दे दिए हैं, एक तो केपलर आपको दिया था और एक मेरे भाई आपका एक वंश था, वो कौन सा वंश था मैंने आपको जो दिया था उसका संस्थापक आपको बताना था, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं भाई। आ जाइए, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगर में हथियार और औजार बनाने के लिए करते थे? तो भाई हड़प्पा सभ्यता में जो नगरों में जो है हथियार और औजार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाई तांबे के हथियारों, किसका मेरे भाई? तांबे के हथियारों का। इसको ताम्रकालीन युग भी बोलते हैं, ठीक है। कोलेरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? ठीक है, कोलेरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? वसा से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर मेरे भाई आपके रफेज? आंसर कीजिए मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कोलेरेला है जो मेरे भाई प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है भाई, हरित क्रांति मैंने आपको बता दिया था कि भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई है, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग से शुरुआत की थी भारत ने, मेरे भाई भारत में MS स्वामीनाथन ने शुरुआत की थी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी, ठीक है। दूसरा चरण 1978 से लेकर 1980 में शुरू हुआ था। तो भाई हरित क्रांति का लक्ष्य कौन सा नहीं है? ठीक है, लक्ष्य नहीं है। उत्पादन में वृद्धि करना, सर ये बात तो थी। फसल उत्पादक में वृद्धि, सर ये बात भी। उर्वरकों का प्रयोग करना, बिल्कुल मेरे भाई, उर्वरकों का प्रयोग किया तभी तो फसल में वृद्धि हुई। लेकिन भाई सिंचाई का विस्तार करना, ये तो सर हमने हरित क्रांति में नहीं पढ़ा कभी भी। इसका मतलब यही तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले सवाल पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जिन बच्चों की जीके जीएस कमजोर है और जो बच्चे मेरे भाई MTS CGL वगैरह की तैयारी करते हैं, आप सभी के लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। सारे के सारे क्वेश्चन मेरे भाई 2024 के लेवल के होंगे। साथ में टॉपिक वाइज PDF भी आपको दी जाएगी। ओनली 50 रुपये का ये PDF है। जिन बच्चों को चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये PDF ले सकते हैं ओनली 50 रुपये में, ठीक है। और 40 से 45 नंबरों की गारंटी भी भाई आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।